10 से 11 स्कूल में पहला दिन, स्वागत से स्वागत, फ्रेशर्स डे पार्टी, रंग बिरंगे ड्रेस, नए नए दोस्त, रंगारंग कार्यक्रम, उत्साह और आनंद की चरम सीमा। यह ऐसा दृश्य है जिसको सभी अपने नज़रों में समेटना चाहते हैं। स्कूल का अगला दिन, क्लासरूम सिचुएशन, सामने टीचर, आप सभी बैठे हुए ध्यान से बातें सुनने के लिए तैयार, और लगातार वही ट्रेडिशनल वे, इंट्रोडक्शन आपका और टीचर का नहीं, आपका और मेरा नहीं, करिकुलम या सिलेबस का। बहुत ही आवश्यक, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि पूरे साल की प्लानिंग हो जाए कि वाकई हमको करना क्या है। लोग कहते हैं एम का पता हो तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर एम पहले से ही, टारगेट पहले से ही फिक्स कर लेना है और इसी हिसाब से इस सिलेबस का इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको दिख रहा है, आपके सामने लगभग पूरा करिकुलम लिखा हुआ है। इसमें यूनिट नंबर, यूनिट नेम और वेटेज दिया हुआ है। कुल मिलाकर के 11th में 10 यूनिट हैं। पहला यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा काइनेमेटिक्स, तीसरा लॉज ऑफ मोशन, चौथा वर्क एनर्जी पावर, पांचवा रोटेशनल डायनेमिक्स, छठवां ग्रेविटेशन, सातवां बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आठवां थर्मोडायनेमिक्स, नौवां काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्ट में उसको केटीजी मिले बोलेंगे, और अंतिम ऑक्सीलेशन एंड वेव। अगर मार्क्स अलॉटमेंट की बात करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो अभी वाले सिलेबस में क्लब करके, यूनिट्स को क्लब करके सिंगल माना गया है और इस तरह का अलॉटमेंट है। जैसे आप देख रहे हैं, फर्स्ट 3 यूनिट को क्लब करके 23 मार्क्स अलॉटेड है। अगर नेक्स्ट 3 की बात करें, उसको क्लब करके 17 मार्क्स, नेक्स्ट 3 को क्लब करके फिर से 20 मार्क्स, और अंतिम वाले को 10 मार्क्स अलॉटेड है। ऐड कर देंगे तो 70। इसका मतलब ये जो थ्योरी है वो 70 आउट ऑफ 100 70 मार्क्स का वेटेज रखता है। हाँ, अभी ये तो हो गया आपका क्लब करके डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि कई सारे टर्मिनल्स एग्ज़ाम होने वाले हैं और वैसे हालत में आप अगर क्लब करके देखें तो एक साथ इतने टॉपिक ख़त्म भी नहीं होते और उसके एग्ज़ाम भी नहीं होते। तो अगर आप इंडिविजुअल वेटेज की बात करें, जो पहले देता था, तो पहले इंडिविजुअल वेटेज में आपको यहाँ पर 3 मार्क्स, यहाँ पर 10 मार्क्स और ये 10 ऐड कर दीजिएगा 23। नेक्स्ट का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन था 5 और 6 ऐड कर दीजिए 17। यहाँ पर जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 10, 5 और 5 क्लब कर दीजिएगा तो 20, लास्ट वाले का तो इंडिविजुअल ही है 10। तो यहाँ कुल मिलाकर के 10 यूनिट्स 70 मार्क्स थ्योरी में पढ़ने हैं। ये तय है, ये फिक्स है, पूरे साल का प्लानिंग यही है। अब रह गई बात बुक की, तो एनसीईआरटी हमारा सबसे महत्वपूर्ण बुक। मैं तो बोलता हूँ ये 11th और 12th के स्टूडेंट के लिए धार्मिक ग्रंथ ही है। 2 वॉल्यूम में है। बुक 1 या वॉल्यूम 1 में कुल मिलाकर के 6 यूनिट्स, और अगले वाले में आपको अगले 4 यूनिट्स हैं। अगर मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बुक 1 में आपको 40 मार्क्स आउट ऑफ 70 और बुक 2 में 30 मार्क्स आउट ऑफ 70 मिलेगा। यहाँ पर ये यूनिट के नंबर 10 है, चैप्टर्स नहीं। चैप्टर्स कुल मिलाकर के 8 बुक 1 में मिलेंगे और 7 बुक 2 में मिलेंगे, यानी 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अभी जब फिजिक्स की बात आती है, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको क्लास 7-8 के आसपास सेपरेट होकर के हुआ था। उसके पहले साइंस, ऐसे 10 तक साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों रहे, सेपरेट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, चैप्टर्स सेग्रीगेटेड थे, पहचान में आ जाता था कि कौन फिजिक्स का है, कौन केमिस्ट्री का है, कौन बायोलॉजी का है।
उस हिसाब से क्लास 9th में आपने कुल मिलाकर के 4 चैप्टर या 5 चैप्टर पढ़े, और क्लास 10th में भी आपने 4 या 5 चैप्टर पढ़ा। और यहाँ पर आपको सीधे 3 गुने चैप्टर्स के नंबर हो गए। कंटेंट की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ कि 10th में आपने 5 पढ़े थे, यहाँ 15 हो गए, यानी कुल मिलाकर के 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो फिजिक्स के सेंस में अगर आप बात करेंगे तो हम 7, 8, 9, 10 बहुत ग्रेजुअल स्टेप्स चल रहे थे, और 10th के बाद 11th में एक हाई जंप आपके लिए है, और ऐसा लैडर बन गया है। ये ठीक वही सिचुएशन है जैसा जंप आपको मिलता है कहाँ, जब आप स्कूल टीम से डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्टेड होते हो किसी खेल के लिए, या डिस्ट्रिक्ट टीम से स्टेट टीम में जाते हो, या स्टेट टीम से नेशनल टीम में जाते हो। जो जंप क्वालिटी का होता है वही यहाँ पर जंप आपको फिजिक्स में मिलेगा। यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का जंप है, पहली बात। अभी फिजिक्स हमसे चाहता क्या है ये पता चल जाए तो हमको कोप करना, परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। फिजिक्स में 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस लेवल पे आपसे डिमांड होगा। पहला, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल बेस। आपका मैथमेटिकल बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका मैथमेटिकल बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वैसे केस में आप परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा, टेक्निकल वर्ड्स एंड टर्म्स से अवेयरनेस। डिक्शनरी मीनिंग से अलग आपको यहाँ टर्म के मीनिंग मिलेंगे। जैसे वर्क की बात करें, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, डिक्शनरी में तो कोई भी वर्क है। फिजिक्स में वर्क तभी बोलते थे जब एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपने ही डायरेक्शन में कराता था। अगर उसने अपने ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं कराया तो हम उस केस में वर्क नहीं बोलते थे। तो इस तरह से टर्म्स के अपने स्पेसिफिक और क्लियर पर्टिकुलर मीनिंग होंगे जिससे आपको अवेयर होना है। तीसरा चीज़, एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन में भी बता दें, 70 तो आपको थ्योरी में मिल गया, रेस्ट ऑफ द 30 आपको प्रैक्टिकल से मिलेगा। ओके, अभी प्रैक्टिकल की भी बात अगर हुई है तो यहाँ कर लें। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। पहला है आपको एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी 2 सेक्शन में है, ए और बी मिला करके आपको 15 एक्सपेरिमेंट करने हैं, है ना। A+B मिला करके 15 एक्सपेरिमेंट करने हैं। दूसरी तरह से आपके पास एक्टिविटी भी है। एक्टिविटी भी A और B मिला करके 8 एक्टिविटी परफॉर्म करने हैं ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर। ये तो हो गया करना क्या है। इसके अलावा आपको तीसरा रिकॉर्ड तैयार करना है। ओके, चौथा आपको यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट वर्क है वो भी करना है अलग अलग सिचुएशन में। और पांचवा, जब एग्ज़ाम होता है तो वाइवा वॉइस की भी तैयारी करनी है। ये भी आपका सिलेबस है प्रैक्टिकल का। ये थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्किंग स्कीम 11th के लिए स्कूल टू स्कूल, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफ़र करता है। ये आप स्कूल में ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे कि इसमें टोटली कितनी एक्टिविटी होनी है और क्या कुछ परफॉर्म करना है। ओके, अब बात आती है एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन के बाद न्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके, ऑब्वियस है कि जब एक्सपेरिमेंटेशन होगा तो वहाँ से कई सारे कॉन्सेप्ट नए नए उभर करके आएंगे। उन सब कॉन्सेप्ट पे वर्क करना। आप अभी सेकेंडरी लेवल से हायर सेकेंडरी और इसके बियॉन्ड भी जाएंगे। मैथमेटिक्स में इन्हीं 4 स्टेप्स को बेसिकली ज़्यादा तवज्जो मिलता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है। तो सब कुछ मिला करके अगर फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो एक थ्रिल तो है, एक
आप बोल सकते हैं टफनेस तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिलेबस आपको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सभी उन बातों को आप सीखने वाले हैं जो नेचर में आपके अराउंड एंड सराउंड रेगुलरली ऑकर हो रहा है, जिसके बारे में आप देख तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बस उसको एक पैटर्न नहीं दे पा रहे हैं और उसको पैटर्न देने की बात यहाँ आएगी। एग्जाम्पल में आप मोबाइल से सारे वीडियो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो रहा है अगर इसको समझना है तो एक बार फिजिक्स को इन्वॉल्व कराना होगा। आपने रॉकेट टेक्नोलॉजी देखा होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी देखा होगा, सुना होगा। अब इन सब चीज़ों के पीछे बेसिक और एडवांस प्रिंसिपल क्या है वो आपको फिजिक्स बताएगा। यानी फिजिक्स हर स्टेप पे आपका एक्साइटमेंट दोगुना करता जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट सेल्फ हो तो ये ऑटोमेटिकली गियर चेंज कर लेता है, एक्सीलरेट कर लेता है, और तब आपको ये जंप जो मैंने दिखाया था वो जंप में दिक्कत नहीं आती। ऐसे कहने के लिए 10 यूनिट और 15 चैप्टर हैं, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे है ना, तो आपको पता चलेगा कि पूरे 11th के करिकुलम में आप सिर्फ एक ही टर्म को डील करोगे और वो टर्म है मोशन। ठीक है, इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट को पहले थोड़ा सा छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी चीज़ों को जब हम डील करते हैं क्वांटिटी को तो उसके यूनिट और मेजरमेंट की बात आएगी। उसके बाद अगर काइनेमेटिक्स, ऑब्वियस है टर्म का मीनिंग ही होता है मोशन। उसके बाद से लॉज ऑफ मोशन, इटसेल्फ है मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन होगा वर्क होगा, वर्क होगा एनर्जी होगा, एनर्जी होगा पावर होगा, तो को रिलेटेड टर्म है। अगला आपका रोटेशनल डायनेमिक्स, जो मोशन हम लिनियर की बात कर रहे थे अब रोटेट करेगा तब की बात करेंगे। इसके बाद से ग्रेविटेशन, ऑब्वियस है कि मोशन के पीछे का कॉज फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करेंगे, कैसे सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ये बातें, अर्थ कैसे सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, मोशन की बात हुई। बल्क प्रॉपर्टीज में भी आगे चल करके हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे, लिक्विड के मोशन की बात करेंगे, उसके डायनेमिक्स की बात करेंगे तो वहाँ भी मोशन है। थर्मोडायनेमिक्स, हीट के मोशन की बात करेंगे। इसके बाद से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर काइनेटिक, बस गैस के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैक्रो से माइक्रो लेवल तक आ गए, ये भी आप मोशन की ही डीलिंग करते हैं। और अंतिम में ऑक्सीलेशन, टू एंड फ्रो मोशन भी मोशन है। एंड वेव के मोशन की तो बात ही निराली है। ये वेव ही है जिससे हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप हमसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। वेव आज के डेट में इतना ज़्यादा एडवांस और डेवलप हो चुका है जो हर कुछ कराने में सक्षम है।